गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 11 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। वैसे तो अगर आज का न्यूज़पेपर आप देखोगे तो मोस्टली टॉपिक आज की न्यूज़पेपर में ना पॉलिटिक्स के ही भरे हुए हैं, लेकिन वहां से कोशिश किया है आपके लिए कुछ ना कुछ निकाल के यहाँ पे लेके आया जाए। देखिए न्यूज़पेपर ना कोल माइन के जैसा होता है जिसमें से आपको डायमंड निकालने होते हैं, तो वो भी एक अपने आप में ही कला है। तो ये अच्छी बात है कि आपको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो आप पढ़ सकते हो। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आपको दिए जाते हैं। आज वैसे कुछ खास है नहीं एडिशनल आर्टिकल्स में, लेकिन जो आर्टिकल हम लोग आज कवर करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश से, उसको कवर करेंगे। फिर एक टॉपिक आता है अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड राजस्थान। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि रीजनल न्यूज है, राजस्थान से आती है, लेकिन इसका नेशनल रैमिफिकेशन हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारे स्टेट्स इस राजस्थान की स्कीम को जो है वो कॉपी करें, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा F-16 विमान और यूएसए और इंडिया के बीच में क्या तिकड़म यहाँ पे हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हालांकि हम लोगों ने परसों बात किया था इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि आज ये एक्सप्लेनर सेक्शन में भी आया है। निक्षा कैंपेन और स्कीम के बारे में बताऊंगा आपको ये है क्या, और एक्चुअली टीबी से रिलेटेड है और पिछले 2 दिन से हम लोग टीबी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक एडिशनल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और ये भी मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा है क्योंकि पिछले ही साल इंडिया में जो अडॉप्शन को लेकर रूल्स थे उनके अंदर सरकार ने अमेंडमेंट किया था। वहां पे क्या क्या कंसर्न्स हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश काफी सारे बच्चे जो है डिमांड कर रहे थे कि इसके बारे में कुछ करवाएं, तो आज एक एडिटोरियल सेक्शन आया है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। मतलब बेसिक बेसिक रिलेशन पे नहीं जाएंगे, हिस्टोरिकली अभी शेख हसीना जी ने इंडिया में जो विजिट किया था उसके बारे में थोड़ा बात यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। और यहाँ से जो है यूपीएससी के एमसीक्यूज में मैंने यहाँ पे निकाला है। लेकिन फ्रंट पेज पे देख लेते हैं एक बार है क्या। फ्रंट पेज पे देखिए ये तो सब पॉलिटिक्स की न्यूज भरी हुई है, इसमें कोई काम ज्यादा है नहीं हमारा। यूक्रेन ने कहा है कि भाई उन्होंने रशिया वालों को बेसिकली खदेड़ दिया है। ऐसा उनका कहना है कि कई सारी सिटीज हैं ऐसी जहां पे रशिया वाले पहले भैया कब्जा करके बैठे थे, लेकिन उनको भगा दिया है, एकदम पीट पीट के मार मार के भगाया है, ऐसा यूक्रेन वाले कह रहे हैं। और कई सारी सिटीज उन्होंने खाली करवा दी हैं। इवन हालत यहां तक हो चुकी है कि रशिया के जो सैनिक हैं वो अपने हथियार और टैंकर वैंकर छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। और ड्रोन इमेज भी ऐसा कहती हैं। तो लेट्स सी क्या होगा। तो विंटर, अभी सर्दियां शुरू होने वाली है ना, और भाई उस एरिया में जो है बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। ऐसे ना 3-3 4-4 फीट का 6-6 फीट का बर्फ पड़ता है कई बार तो। और उस समय कैसे सिचुएशन यहाँ पे हैंडल होगी, रशिया कैसे हैंडल करेगा, यूक्रेन कैसे हैंडल करेगा, वो बड़ी देखने वाली बात रहने वाली है। सोचा नहीं था किसी ने इतने दिन ये खिंच जाएगा, लेकिन खैर जो होता है बहुत चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। हम भी लोग सोच के आते हैं यूपीएससी जब प्रिपरेशन करते हैं कि साल 2 साल में निकाल देंगे, लेकिन लोग फिर यहाँ पे 8-8 10 साल से लगे रहते हैं। ऐसा होता है बहुत बार, सोचते कुछ हो रहे हैं होता कुछ हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश फाइट लूजिंग बैटल टू सेव फॉरेस्ट। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक मोस्टली लोग जो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं, और ट्राइबल कम्युनिटीज में आपको पता ही है कि नेचर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। हर चीज में जो है नेचर को बहुत सेक्रेड माना जाता है। तो कुछ सेक्रेड फॉरेस्ट होते हैं, कुछ सेक्रेड ग्रूम्स होते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज उसको बहुत ही ज्यादा सैक्रोसेंक्ट मानती हैं, उसको पूजती हैं। तो अब अरुणाचल प्रदेश के साथ समस्या ये है कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और चाइना के साथ ऑलरेडी 62 में भाई वॉर हो चुका है, और इसी एरिया में वॉर हुआ था। और चाइना इवन अरुणाचल प्रदेश को हम लोगों ने कंप्लीटली लूज भी कर दिया था अनफॉर्चुनेटली चाइना के साथ। तो सरकार ये चाहती है कि भाई फ्यूचर में इस तरह की चीजें ना हो, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। टनल्स वगैरह वहां पे बना रही है, रोड्स वगैरह बना रही है। अब ये रोड हवा में तो बनेगा नहीं, है कि नहीं, रोड तो बनेगा सड़क लैंड के ऊपर ही बनेगा। और लैंड अरुणाचल प्रदेश आपको पता है फॉरेस्टेड स्टेट है, तो फॉरेस्ट तो काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि भाई लोकल कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट हैं उनको ध्यान में रखा जाए या फिर उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए। तो सरकार ने ये कहा है कि भाई सेंटिमेंट गए भाड़ में, ठीक है, सिक्योरिटी सबसे पहले यहाँ पे आती है। तो हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने वहां पे कुछ जगह पे काफी ज्यादा जंगल कम्युनिटी के लिए, तो उसको लेके जो है थोड़ा सा आर्टिकल है। उन्होंने बार बार जो है रिक्वेस्ट भी किया है, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी किया है, सीएम वीएम को भी लिखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है। इवन कहीं ऐसी वर्ल्ड जैसे वर्ल्ड वाइल्ड फंड है ऑफ नेचर और कलकत्ता बेस्ड एनजीओ है, इन्होंने भी जो है काफी कंसर्न यहाँ पे दिखाए हैं, क्योंकि ये सिर्फ मामला फॉरेस्ट के जाने का नहीं है, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी इंक्लूड होती है। जब हम लोग बात करते हैं रेड पांडा की, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है,
रेड पांडा भी जो है इसी एरिया में पाया जाता है, और उसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स हैं और वो सारी चीजें, तो वो डिस्टर्ब होता है सारे का सारा, राइट। यहाँ पे देखो वर्ड का यूज किया गया है फू, ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में आपसे डेफिनेटली वो पूछेगा। पता नहीं पिछले 3-4 साल से यूपीएससी को क्या हो गया है, ऐसे कुछ अजीबोगरीब से वर्ड निकाल के लेके आता कहीं से भी, हिस्ट्री से, कल्चर से, और पूछ लेता है कि भाई इसका मीनिंग क्या है। पता नहीं वो कैसे क्यों कर रहे हैं, बट एनीवेज ये फू वर्ड जो आपने ध्यान रखना है, जो ट्रेडिशनल होली साइट्स होती हैं अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, उनको जो है अरुणाचली भाषा में फू कहा जाता है। ये आपने प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो अभी इस साल सरकार ने जो है कुछ न्यू फॉरेस्ट रूल वगैरह लेके आई थी 2022 में, जिसमें डेवलपमेंट को ज्यादा फोकस किया गया है रादर देन लोकल कम्युनिटीज। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, काफी कंसर्न है यहाँ पे लोगों के, तो उसके बारे में ही कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। बीआरओ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे थोड़ा बीआरओ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जो है इसको बनाया गया था 1960s के बाद, और अभी शुरुआत में तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट के अंडर में काम करता था, लेकिन 2015 के बाद से इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया जाता है। तो जो भी बॉर्डर एरियाज वगैरह होते हैं वहां पे ये काम करता है, ठीक है। एयरफील्ड्स, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, डिफेंस वर्क्स, टनल्स वगैरह, और इंडिया के 21 स्टेट्स हैं और 1 यूनियन टेरिटरी जहाँ पे ये काम करता है। लेकिन उसके अलावा हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, वहां पे भी जो फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी बीआरओ के द्वारा किए जाते हैं। और रेजिंग डे मनाया जाता है भैया 7 मई को हर साल बीआरओ के द्वारा। तो ये तो हो गई पहली न्यूज, छोटी सी न्यूज थी, लेकिन प्रीलिम्स में कई बार इस तरह से क्वेश्चन वगैरह जो फंस जाते हैं, राइट। लेकिन अनाउंसमेंट है, आज 11 तारीख हो गई, तो आज से हमारा एनसीईआरटी का बैच शुरू हो गया है। तो 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड की हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी वो करवाई जाएंगी। अगर आप अभी तक डाउट था तो मेरे ख्याल से भी डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना यूपीएससी की तैयारी आप शुरुआत नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता हूं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं करोगे आप एडवांस स्टडी नहीं कर पाओगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी जरूरी है, तो इसलिए हम लोग काफी डिमांड हो रही थी बच्चों के द्वारा, तो एनसीईआरटी का कोर्स हम लोग लेके आए हैं। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस पे जो आप क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन देखिए आज है सितंबर 11, ये जो डेट है ना आज की, भाई वो दुनिया के इतिहास में हमें जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये डेट जो है वो छप चुकी है, इसे कोई भूल नहीं सकता। सितंबर 11, क्योंकि इस दिन ऐसा हुआ था, इतिहास बदल गया था। जब हम लोग बात करते हैं 20th सेंचुरी की, तो 20th सेंचुरी में कुछ खास चीजें हुई थी जो हमेशा याद रखी जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, राइट, और उसके बाद जो है जर्मनी की जो वॉल गिरी थी, कोल्ड वॉर का एंड हुआ। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं 20th सेंचुरी में जो हमेशा याद रखे जाएंगे। 21st सेंचुरी में ऐसे जो इंसिडेंट अभी तक हुआ है वो हुआ है 9/11। तो आज ही के दिन जो है ट्विन टावर को अमेरिका में अनफॉर्चुनेट तरीके से गिराया गया था। आप सोच के देखिए ना, ये बात 2001 की है, तब तो मैं स्कूल में हुआ करता था, छोटा बच्चा था, और मुझे याद है ये जब हुआ। देखो आज तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अमेरिका का लोड नहीं लेते हैं, क्योंकि आज चाइना भी सुपर पावर है, रशिया भी वहां पे है, इंडिया की भी अपनी पावर है ना। अमेरिका को उतना दबदबा नहीं है। 2001 में आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका वाज द सुपर सोल पावर इन द वर्ल्ड, इसके भाई आसपास कोई टिक नहीं सकता था, समझ रहे हो। 2001 में जो है वहां पे जब पुतिन आए थे तो रशिया जो है वो अमेरिका का चेला बन गया था। पुतिन भाई साहब जो है वो मिस्टर बाइडेन, सॉरी बाइडेन कह रहा हूँ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फार्म हाउस पे जाके पार्टी कर रहे थे। वो इतना अच्छा टाइम था, मतलब क्योंकि कोल्ड वॉर था नहीं एंड ऑल दैट, वो सब चीजें चल रही थी। अमेरिका बस द सोल सुपर पावर, भाई इतनी सोल सुपर पावर के अगर आपने ट्विन टावर को गिरा दिया उस समय, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। 9/11 के बाद जो है दुनिया बिल्कुल बदल गई। इससे पहले की दुनिया अलग थी, इससे बाद की दुनिया बिल्कुल अलग है। मिडल ईस्ट में अफगानिस्तान में जो हुआ आपने देखा, इराक में जो हुआ आपने देखा, वो सारी चीजें जो है बदल गई। इतिहास इससे पहले इंडिया जो है बार बार कहता था पूरी दुनिया को, भाई मेरे यहाँ पे पाकिस्तान जो है टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, फंडिंग करता है, इन्फिल्ट्रेशन करता है। अमेरिका कहता था कि, यूरोप कहते थे भाई ये देखो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे कि ये टेररिज्म है। जब भाई उनका खुद के टावर गिरे ना, मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई इसको वो भी नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन कम से कम एक शॉकिंग था, एक रियलाइजेशन था पूरी दुनिया के लिए कि टेररिज्म एक्चुअली रियल थ्रेट है।
क्योंकि उससे पहले यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर टेररिस्ट अटैक्स बहुत बहुत कम हुआ करते थे, तो उनको इतना ज्यादा रियलाइजेशन था नहीं इस चीज का। लेकिन फिर अलकायदा और फिर उसके बाद में आईसिस और कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है खड़ी हो गई, फिर बाद में लोन वुल्फ अटैक आजकल जो होते हैं, तो टेररिज्म को लेकर पूरा नजरिया बदला। और वहीं से कहीं शुरुआत होती है कि इंडिया और वेस्ट वर्ल्ड के, यूरोप और अमेरिका के रिलेशन इंप्रूव होने शुरू हुए, क्योंकि उससे पहले इंडिया वाज क्लोजर टू रशिया, तो हमारे कुछ खास रिलेशन थे नहीं उससे पहले। तो बहुत डिफाइनिंग मोमेंट रहा है पूरी दुनिया के लिए और इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया ने सीधा सीधा सपोर्ट कर, देखो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो जब ये हुआ सब कुछ, तो इंडिया को लगा कि भाई अब तो पाकिस्तान के टेररिज्म को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा दुनिया के द्वारा। अब पाकिस्तान इवन प्रेशर तो ये भी बन गया था कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबको पता था कि उनके बेसिस जो है पाकिस्तान के अंदर भी हैं। तो जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया गया यूएसए के द्वारा, इस बात की भी बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन किया गया था कि पाकिस्तान के ऊपर भी अमेरिका अटैक करेगा, ऐसा उस समय मान लिया गया था। तो इंडिया ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका को यह कहा था कि आप अगर पाकिस्तान पे अटैक करोगे तो आप जो है मेरे एयरफील्ड्स वगैरह का यूज कर सकते हो ऐसा उनको कहा था कि आप भैया आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे एयरफील्ड आपके लिए खुले हैं, पाकिस्तान पे अटैक कर दीजिए, हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन वो हो नहीं पाया, वो एक अलग चीजें हैं, अलग कहानी है, उसके बारे में कभी बात करेंगे। बट चीजें जो है ऐसे काम करती हैं, और पूरा डिफाइनिंग मोमेंट रहा, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, कई सारे लोग यहाँ पे मारे गए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो न्यूज हमारे पास आती है, कहता है भाई इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर राजस्थान। देखिए इसे आप मनरेगा से कंपेयर कर सकते हो, है कि नहीं। मनरेगा में जो है महात्मा गांधी जी हैं और यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी जी हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो मनरेगा है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, और ये वाली जो है वो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। तो दोनों में एक तो बेसिक सा फर्क ये है, ठीक है। मनरेगा जो है वो नेशनल लेवल की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और भाई ये सिर्फ राजस्थान के अंदर लागू की गई है, ठीक है। बेसिक मॉडल जो है आप ये समझ लीजिए मनरेगा के जैसा ही है। तो है पूरा मामला क्या है आपको थोड़ा बता देता हूं। तो राजस्थान में इसको किया गया, और ये मनरेगा के अंदर किसको बेनिफिट मिलता है, जो पुअर लोग होते हैं, जो नीडी लोग होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा जो पुअर हैं और नीडी हैं। मतलब अगर आपके पास काम नहीं है, आप बेरोजगार हो और आप सिटी में रहते हो, तो आपको 100 डेज की जो है गारंटी दी जाएगी, जैसे मनरेगा के अंदर भी 100 डेज का दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये डिमांड बेस्ड है, डिमांड बेस्ड। आप खुद डिमांड करोगे, वहां पे जाके रजिस्टर करवाओगे, ठीक है, आपको कार्ड दिया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तब जाके जो है आपको 100 डेज का काम मिलेगा। तो ये कुछ जो है मनरेगा के जैसा ही है, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको पहले से पता ही है। अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, क्योंकि देखिए रूरल एरिया में ज्यादातर लोग जो है वो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए आंकड़े यही बताते हैं कि अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट है वहां पे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो अर्बन एरियाज के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाती है ना। लो वेजेस भी होते हैं अर्बन एरियाज में, इनफॉर्मल क्वालिटी वर्क उनको नहीं मिल पाता है। इवन जो रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो सीजनल होती है ना। जैसे जब फसल लगाने का टाइम आता है, कटाई का टाइम आता है, तो काफी काम होता है लोगों के पास, है ना। फिर बीच में जो है वो काम थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अर्बन एरियाज में जो काम होता है, रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो थ्रू आउट द सीजन होती है, वहां पे कोई ऐसा सीजन विजन नहीं रहता है, हमेशा बेरोजगारी रहती है लगभग लगभग। अब ये तो हो गई बात। अब 100 दिन का काम मिलेगा, डिमांड के बेसिस पे को काम मिलेगा। यहाँ पे क्या है एलिजिबल क्राइटेरिया, किस किस को ये जॉब मिलेगी। भाई जो लोग 18 साल से 60 साल के बीच में आते हैं, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, उनको जो है ये जॉब्स दी जाएंगी, पहली बात तो ये। इसमें जो मुझे एक लगती है समस्या वो ये है कि इसमें जो है कोई इनकम लिमिट यहाँ पे फिक्स नहीं की गई है। तो किसको डिक्लेयर करोगे भाई कौन पुअर है। कम से कम यार क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, कि आपकी मंथली सैलरी इतनी होगी, एक आपने थ्रेशोल्ड रख दिया, उससे नीचे वाले गरीब हैं जिसको हम लोग बेनिफिट देंगे। तो यहाँ पे कोई इनकम का लिमिटेशन इन्होंने यहाँ पे रखा नहीं है, ठीक है। बस वो उसकी शक्ल देख के बताएंगे भाई ये गरीब है, वो डिमांड करने आया है कि मुझे काम दीजिए, आपको काम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पुअर और डेस्टिट्यूट पीपल, उनको काम यहाँ पे दे दिया जाएगा। उसके अलावा जिन लोगों की पेंडेमिक के दौरान जॉब गई है, उनको थोड़ा प्रेफरेंस यहाँ पे ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, अभी तक जो है 3.5 लाख लोगों ने रजिस्टर करवा लिया है, जिसमें से 2.25 लाख लोगों को अभी तक जो है जॉब कार्ड्स मिल चुके हैं, मतलब इनको काम वहां पे मिलेगा। 2022-2023 के लिए 800 करोड़ रुपए यहाँ पे दिया गया है। और ऐसा एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि हर वार्ड के अंदर, सिटी में कम से कम 50 लोगों को तो काम यहाँ पे मिलना ही चाहिए। उसके अलावा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल बॉडी अथॉरिटी है, वो उसको वहाँ पे कमिटीज वगैरह बनाई जाएंगी जो इस काम को अप्रूव करेंगी। ये तो कुछ चीजें यहाँ पे हो गई।
कौन कौन सी कैटेगरी में काम मिलेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और अगर ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत जबरदस्त स्कीम है और इंडिया में दूसरी स्टेट्स भी इसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करेंगी। तो इसके अंदर बेसिकली 8 कैटेगरी बनाई जाएगा। पहली जो कैटेगरी है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की है, जिसमें पेड़ लगाना, ठीक है, पब्लिक स्पेसिस की साफ सफाई करना, पार्क्स वगैरह को मेंटेन करना, उनको पेड़ पौधों को पानी देना, फुटपाथ वगैरह को क्लियर करना। पहला तो कैटेगरी ये है। दूसरा कैटेगरी जो है वो है वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, जिसमें साफ सफाई का काम हो गया, जो तालाब वगैरह लेक्स वगैरह है वहां पे उनकी साफ सफाई, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, क्लीनिंग वगैरह, वो बढ़िया काम इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह किया जाएगा। उसके अलावा हेरिटेज जो है कंजर्वेशन है, एंक्रोचमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ एंक्रोचमेंट है, इलीगल जो होर्डिंग्स वगैरह बैनर्स वगैरह लगाए जाते हैं उनको रिमूव करना है ना, प्रॉपर्टी को डिफेस कर दिया जाता है, उसको हटाना। तो इस तरह की जो है 8 कैटेगरी इन्होंने यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बनाई है। और बाद में जो है कुछ और कैटेगरी भी डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो ऐड की जा सकती हैं लेटर ऑन, ठीक है। तो पेड़ लगाना, वो पौंड वगैरह करना, वो सारी चीजें यहाँ पे की जाएंगी। वेज कितना मिलेगा, जो लोग अनस्किल्ड हैं उनको 259 रुपीज पर डे, और जो लोग थोड़े स्किल्ड हैं उनको मिलेगा 283 रुपीज पर डे, ठीक है। तो इतना पैसा उनको दिया जाएगा डेली, उनका डेली वेज है। उसके अलावा जो कुछ सुपरवाइजर्स हैं जिनको मेट्स कहा जाएगा, उनकी सैलरी होती है 271 रुपी पर डे। और इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि पूरे स्टेट में जो है वो क्या वेजेस रहने वाले हैं। तो ये तो कुछ कुछ हो गया स्कीम के बारे में। अच्छा लगा, स्कीम बढ़िया है, इंटेंशन अच्छा है। लेट्स होप कि इसका इंप्लीमेंट भी अच्छा हो, करप्शन यहाँ पे ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग फालतू में नाम लिखवा देते हैं, वो कोई और काम कर रहे होते हैं, वहां पे जाके नाम लिखवा देते हैं कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, काम वो दूसरा कर रहे होते हैं, उनके खाते में पैसा चला जाता रहता है। इस तरह की चीजें बहुत होती है हमारे यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हालांकि स्कीम के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आप इसके अंदर काम ले रहे हो तो आपको कोई और काम नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, लेकिन इस स्कीम के अंदर जो काम है उस कमिटमेंट को पूरा करिए पहले, है ना, फिर जाके आप जो मर्जी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो होगी थोड़ी सी चीज। यहाँ पे एक और जो है छोटी हमारे पड़ोसी देश से न्यूज आती है, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के पास भाई एक जो है बहुत ही पावरफुल तो मैं इतना नहीं कहूंगा कि काफी 30 साल 40 साल पुराना ये एयरक्राफ्ट है F-16, लेकिन पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके अंदर काफी रेलिवेंट है ये F-16। और इन्होंने ये अमेरिका से लिया था बहुत साल पहले, 30-40 साल पहले हो गई, बहुत पुरानी बात है बेसिकली। तब जो है मतलब 30-40 साल पहले बनाया गया था, और इसके बहुत समय से अमेरिकन की एयर फोर्सेस को यूज कर रही थी। फिर बाद में इसको पाकिस्तान को दिया गया 2005 के अंदर, तो 17 ईयर्स तो पाकिस्तान के अंदर ही हो गए हैं। और काफी समय पहले इसको बनाया गया था 1990s में। तो काफी स्ट्रॉन्ग है बेसिकली। और होता क्या है ना, देखो, आपने मान लो एयरक्राफ्ट कोई खरीद लिया अमेरिका से, अब यहाँ पे अमेरिका का रोल खत्म नहीं होता है, समझ रहे हो। तो जब भी जैसे हम लोग रफेल खरीदा फ्रांस से, तो फ्रांस का रोल खत्म नहीं हुआ। जब तक रफेल हमारी एयरफोर्स के अंदर रहेगा तब तक जो है वो फ्रांस का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम उस टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ता है, उन विमानों के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना। बाद में कल को कोई स्पेयर पार्ट उसका मंगवाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, बहुत सारे सेंसर्स उनके अंदर होते हैं उनको अपडेट करना है, वो सब काम रहता है। तो जब तक रफेल अगले 30-40-50 साल के लिए इंडियन आर्मी के एयरफोर्स के पास रहेगा, तब तक जो है वो रफेल जो कंपनी है फ्रांस की, वो उसको अपडेट करती रहेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही जब यूएसए की कंपनी बोइंग ने जब ये F-16 बेचा था, तो ये कहा गया था कि इसका जो F-16 का पूरा लाइफ टाइम होगा वो इसकी मेंटेनेंस करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। तो ये ऑलरेडी अग्रीमेंट में होता है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि इस समय F-16 को वहां पे अपग्रेड किया जा रहा है, और कौन करेगा, ऑफ कोर्स अमेरिका ही करेगा। तो कुछ मिलियन डॉलर, मतलब 450 मिलियन डॉलर वर्थ का जो है यहाँ पे कुछ सामान वगैरह, है ना, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। तो इंडिया ने तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्शन देना ही है, क्योंकि भाई 2005 में जो रिश्ते थे इंडिया और अमेरिका के, अभी तो नहीं है ना। अभी तो हम लोग 2+2 मीटिंग करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्वाड है, दुनिया भर की लिमोवा है, कैमकासा है, दुनिया भर की चीजें हैं। अभी तो रिश्ते काफी इंप्रूव हो गए हैं। तो अभी दोस्तों के ऊपर हक बनता है भाई, है ना। आपका कोई दोस्त है और वो आपके किसी दुश्मन की हेल्प करता है, तो भाई आप दोस्त को बोल सकते हो भाई तुम क्या कर रहे हो। नाराजगी तो नेचुरल सी बात है, तो इंडिया तो नाराज होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंडिया ये भी समझता है कहीं ना कहीं कि भाई अमेरिका और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है वो जिस तरह की रही है, काफी खास दोस्ती रही है उनकी, जैसी हमारी रशिया के साथ रही है। तो जैसे हम लोग रशिया से डीलिंक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अमेरिका पाकिस्तान से चाहकर भी डीलिंक नहीं कर पा रहा है ना। उस वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं डिप्लोमेसी में और जियोपॉलिटिक्स के अंदर। खैर इंडिया ने ऑब्जेक्शन यहाँ पे किया ही है ऑफ कोर्स।
आर्टिकल को मत पढ़ना, आर्टिकल थोड़ा फालतू का ही है। इसके अंदर कुछ डिप्लोमेटिक केबल्स वगैरह की जो लीकेज है उसके बारे में बात की गई है, जो विकीलीक्स वगैरह पे होती है, जिसे मैं बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं मान रहा हूँ यहाँ पे इस आर्टिकल के केसेस में। तो इन्होंने कहा गया भाई, सबसे पहले तो ये F-16 को खरीदा क्यों था, मतलब अमेरिका ने दिया क्यों था पाकिस्तान को। हालांकि अमेरिका को बहुत सारे डाउट थे पाकिस्तान को देने से पहले, फिर भी इसलिए दिया था क्योंकि F-16 देने के पीछे पर्पज ये था कि भाई कम से कम जो न्यूक्लियर ऑप्शन है वो बाहर रहेगा। मतलब ये समझ लीजिए कल को अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है तो वैसे तो इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो पाकिस्तान क्या कर सकता था, न्यूक्लियर वेपन जो है वो इंडिया के ऊपर गिरा सकता था। तो पाकिस्तान ऐसा ना करे, ठीक है, इसलिए उन्होंने उनका F-16 दिया था, ताकि न्यूक्लियर वेपन गिराने के बारे में 50 बार सोचे, तो उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। ये तो उन्होंने एक तो रीजन ये किया था। हालांकि अमेरिका का ये मानना था कि F-16 से जो गैप है इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में, नेवी के बीच में, एयरफोर्स के बीच में, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत, क्योंकि इंडिया भी डिस्कशन कर रहा था F-18 परचेज करने का। F-18 जो है वो F-16 का एडवांस वर्जन है, काफी महंगा आता है, कम से कम डबल रेट में पड़ता है F-16 के कंपैरिजन में। F-16 जो है वो 25 से 30 मिलियन डॉलर का होता है, F-16 जो है वो 60-65 डॉलर का होता, मिलियन डॉलर का होता है, तो काफी फर्क है दोनों में। और इंडिया अभी F-18 खरीदने की बात कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने विक्रांत को लॉन्च किया ही है ऑफ कोर्स। तो विक्रांत के ऊपर कौन से जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है ना वो विक्रांत, तो इनका यह कहना है कि विक्रांत के ऊपर कौन से एयरक्राफ्ट काम करेंगे, या तो उसके ऊपर रफेल करेंगे या फिर उसके पास F-18 कर सकता है। तो इसलिए जो है अभी F-18 के बारे में बात चल रही है, 3-4 बिलियन डॉलर का डील है, क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। शायद हो भी जाएगा, क्योंकि अमेरिका काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहा है F-18 इंडिया को देने के लिए। तो ये कुछ मामला यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। F-16 की वो मरम्मत करेंगे, अपडेट करेंगे, फिर इंडिया को F-18 भी देंगे, तो वो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एयरफोर्स के अंदर गैप है वो फिर से बढ़ जाएगा, उसका फिर से फायदा उठाया जाएगा, फिर से कुछ ना कुछ बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा। दुनिया ऐसे ही चल रही है डर के माहौल से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अडोप्ट अ टीबी पेशेंट ड्राइव फंड्स मित्रास, फाइंड्स मित्रास। तो देखिए क्या है ना, ये एक स्कीम है, एक कैंपेन है, निक्षय बोला जाता है जिसको, निक्षय 2.0। इसमें क्या कहा जाएगा, कोई भी एक आम आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, वो क्या करेंगी, वो टीबी पेशेंट्स को अडोप्ट करेंगी, ठीक है। टीबी के जो पेशेंट हैं उनको अडोप्ट करेंगी। तो कंपनियां वगैरह जो अडोप्ट करेंगी वो करेंगी CSR प्रोग्राम के थ्रू। इसमें क्या किया जाएगा, तो जो लोग अडॉप्ट करेंगे टीबी पेशेंट को, उनको बोला जाता है निक्षय मित्र। अब अडॉप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उनके घर पे ले आओ, उनके टेक केयर घर पे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अडॉप्ट का मतलब ये है कि उनका जो भी मेडिसिन का जो खर्चा है, उनकी जो मॉनिटरिंग है, वो जो है आपकी देखरेख में होगी। खर्चा वर्चा जो होगा पैसे वैसे का आप करोगे, ठीक है। ये है, आप भी अडॉप्ट कर सकते हो, कोई भी अडॉप्ट कर सकता है बेसिकली। इसे कहते हैं निक्षय 2.0, ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सरकार का ये जो है एक एक सरकार का बेसिकली एक कमिटमेंट है कि 2025 तक जो है हम लोग इंडिया को टीबी मुक्त कर देंगे। जो यूनाइटेड नेशन का जो टारगेट है वो 2030 है, तो हम लोग 5 साल पहले मान के चल रहे हैं। हालांकि आई डोंट थिंक सो इसको हम लोग अचीव कर पाएंगे, क्योंकि 2-2.5 साल तो हमारे कोविड में ही बेकार हो गए। 2030 भी कर लेते हैं वो भी बड़ी बात है ना। कोई कम से कम कोशिश, टारगेट अच्छा रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा डिले ही हो जाएगा। टारगेट तो हम भी रखते हैं कि 1 साल में यूपीएससी जो है वो फाड़ के निकल जाएंगे, लेकिन फिर टारगेट अचीव हो नहीं पाता, 2-3-4 साल लग ही जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ है, तो वो चीजें हैं। तो 1 साल कम से कम मिनिमम और 3 साल जो है मैक्सिमम आप किसी को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो आदमी अडॉप्ट करता है उसे निक्षय मित्रा कहा जाता है। उसके अलावा जो है निक्षय पोषण योजना भी हमारे पास है, जिसमें जो है पेशेंट्स को नोटिफाई किया जाता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। टीबी के बारे में आपको बता दो दोस्तों कि हमारे देश में हर साल जो है 26 लाख लोग को टीबी नए नए पेशेंट ऐड होते हैं। 4 लाख लोग हमारी कंट्री में हर साल टीबी की वजह से मर जाते हैं। बहुत बड़ा नंबर है भाई, इसीलिए तो इंडिया को कहा जाता है टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पिछले 2 दिन से आपको मैं लगातार टीबी के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड आपके लिए डाल दी है। ये सेल्फ स्टडी के लिए है, आज इसको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कौन से वायरस से, जो बैक्टीरिया से, वायरस से नहीं फैलता, बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। इतिहास में कहाँ कहाँ पे ये हुआ है, पर्सन टू पर्सन एयर के थ्रू हो सकता है। मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, ये पढ़ लीजिए, अच्छा लगेगा। इंडिया ने 4 इनिशिएटिव लिए हैं टीबी के लिए, तो निक्षय इकोसिस्टम तो आपने देख ही लिया।
निक्षय पोषण योजना, है ना, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन एंड सक्षम प्रोजेक्ट। 4 प्रोजेक्ट हैं, एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। एक तरफ आपको प्रोजेक्ट देगा, दूसरी तरफ उसको ऑब्जेक्टिव देगा। ये आपको इस तरह का करना होता है चीजें, ठीक है। तो कोई भी चीज पढ़ो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा करो, या छोड़ दो कंप्लीटली। आधे अधूरे मन से करके कोई फायदा नहीं है। एक और जो है यहाँ पे न्यूज आती है, कहता है भाई टीडीएस प्रोसेस ऑफ द अडॉप्शन। टीडीएस मतलब कॉम्प्लेक्स, थोड़ा टफ रहती है जो प्रोसेस। तो अगर किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है भाई इंडिया में, ठीक है, उनके लिए समस्याएं जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। क्या समस्याएं हैं? वैसे तो समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन इस आर्टिकल में जो समस्याएं बता रखी हैं वो थोड़ी उस पर फोकस करेंगे। बात यह है कि अभी पिछले साल तक अडॉप्शन करने की जो प्रोसेस होती थी वो किसके थ्रू होती थी? कोर्ट के थ्रू होती थी, ठीक है। तो जजेस वगैरह जो है उनके थ्रू होती थी। लेकिन सरकार ने क्या किया पिछले साल, चेंजेस कर दिए इस पूरे रूल के अंदर। अभी अडॉप्शन वाली जो प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई? डीएम साहब को दे दी गई। तो आप जब सिलेक्शन होगा आपका, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे डीएम वगैरह के पास बहुत बर्डन रहता है, तो भाई उनके बर्डन के ऊपर एक और बर्डन हम लोगों ने डाल दिया। तो सितंबर 1 से जो है डीएम साहब को जो है एम्पावर कर दिया गया है अडॉप्शन वगैरह ऑर्डर देने के लिए। और अभी तक कोर्ट वगैरह जो भी केस पेंडिंग चल रहे थे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे डीएम ऑफिस को। पहली बात तो ये है। अब इसकी वजह से ना कुछ कंसर्न यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको मैंने बता ही दिया कि क्या क्या पूरी चीजें हैं, ठीक है। तो कोर्ट की वजह से जो है डीएम के पास चला गया। इस सरकार का ये कहना है कि भाई इससे जो है स्पीडी ट्रायल होगा। अब कोर्ट के अंदर आपको पता है कितनी समस्याएं हो जाती हैं, है कि नहीं। कोर्ट के अंदर वो बच्चा जब 6 महीने का होता है, आप उसको अडॉप्ट करने चाहते हो, कोर्ट के अंदर केस चलता रहता है चलता रहता है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब कहीं जाके आपका केस सोल्व होता है, आप उसको अडॉप्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो पेरेंट्स के लिए बहुत टॉर्चर होता है ना। जो पेरेंट्स होते हैं किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं ये सोच के कि हफ्ते 10 दिन में पूरी कार्रवाई हो जाएगी। अब पता लगा उसमें 6 महीने, साल भर, 2 साल लग रहे हैं, तो उनके लिए मेंटल टॉर्चर है। तो इनका ये कहना है सरकार का कि भाई अगर ये डीएम साहब करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हो जाएगा। और डीएम की अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। जुडिशरी की इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, आपको पता है हमारी कंट्री में, है ना। लेकिन डीएम साहब की अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो ये इन्होंने एक तो ये कहा, डीएम साहब को ये भी रोल दे दिया गया है कि जो वहाँ पे उनकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वहां पे जाके वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड फेयर कमिटीज वगैरह के, जस्टिस बोर्ड वगैरह की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली उनका काम यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब इसको लेके ही कुछ कुछ जो है यहाँ पे जो है कंसर्न यहाँ पे है, ठीक है। पहली बात तो ये कंसर्न है कि भाई जिन लोगों का ऑलरेडी जुडिशरी के अंदर 6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से केस चल रहे हैं, अब वो वहां पे इन्वॉल्व हैं, टाइम वहां पे वेस्टेज हो गया। अब वो जो है ट्रांसफर किया जाएंगे डीएम ऑफिस को, तो ये ट्रांसफर करने में अलग टाइम जाएगा, राइट। तो ये खामखा की बॉदरेशन है, पहले तो इन्होंने ये कहा। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि देखिए भाई जो डीएम साहब है ना, डीएम साहब वो उनका काम क्या है? पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। डीएम साहब कोई सिविल मैटर के कोई जज थोड़ी ना है ना। उनको ना तो ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको आइडिया नहीं है कैसे हैंडल करना है इनहेरिटेंस सक्सेशन वाले केसेस को। तो जब इनको नॉलेज नहीं है अच्छी सी, तो भाई ये काम कैसे करेंगे? ये भी बड़ी बात है, राइट। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि जो ऑलरेडी जो अडॉप्शन के रूल है इंडिया में काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो डीएम साहब और जजेस को पहले क्लैरिटी नहीं थी, अब और चीजें चेंज हो गई हैं तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है। एक इन्होंने ये कहा कि अगर कोई बच्चा जब 18 साल, अगर आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो 18 साल का हो जाता है, तो उसके बाद वो खुद के डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो मेजर हो सकता है। कल को अगर वो बच्चा 18 साल का हो जाता है, कुछ चीजें वहां पे गड़बड़ हो जाती हैं, है ना, चाहे वो लैंड राइट्स हो, कुछ भी हो सकता है, तो जुडिशरी के थ्रू अगर वो चीजें होती हैं तो बेटर तरीके से हो सकती हैं रादर देन डीएम। तो ये कुछ कुछ कंसर्न है उनके पेरेंट्स वगैरह के, वो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे बात कही है। तो इंडिया में 2 कानून है बेसिकली जिसके थ्रू अडॉप्शन हो सकता है। पहला होता है HAMA, मतलब हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट 1956, और दूसरा होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पोर्टल होता है केयर पोर्टल, जो है KACAR कारा पोर्टल होता है, ठीक है। केयर पोर्टल भी कहते हैं कुछ लोग। तो अगर पहला तरीका तो यह है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इसके तहत आप केयर पोर्टल पे जाइए, ठीक है। वहां पे जाके आपने को रजिस्टर करवाइए, अपनी डिटेल डालिए, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ डालिए। अब जब आपने एक बार वहां पे डिटेल डाल देते हो तो उसके बाद कुछ स्पेशली अडॉप्शन एजेंसीज होती हैं, वो आपके घर पे आती हैं। आपका फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह, आपका घर, सब कुछ चेक किया जाता है, आपका सोशल स्टेटस क्या है। उस चेक करने के बाद वो रिपोर्ट बनाती है कि क्या आप अडॉप्शन के लिए क्वालिफाइड हो कि नहीं हो। अगर आप क्वालिफाइड होते हो तो प्रोसेस आगे बढ़ाई जाती है और आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो। पहला प्रोसेस तो ये होता है। दूसरा प्रोसेस होता है हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत। इसमें जो है इस तरह की कोई खास प्रोसेस नहीं होती है। इसमें अगर आपको कोई बच्चा अडॉप्ट करना है तो आपको सिर्फ एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है चाइल्ड केयर एजेंसी से,
और सीधा जो है एक सेरेमनी होता है जिसे दत्तक होम कहा जाता है, एक हवन टाइप का या कुछ ऐसी सेरेमनी होती है, ठीक है। आप वो सेरेमनी करिए और बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हो, सीधा सीधा सा ये खेल रहता है। ये जो दत्तक होम सेरेमनी है ये हमारे शास्त्रों वगैरह में भी इसको जो है मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मॉनिटर करने का कि जो लोग बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं उनका स्टेटस कैसा है, वो सब चीजें यहाँ पे सच है नहीं। बेसिकली ये दत्तक होम तब भी किया जाता है जब क्लोज रिलेशनशिप में जो है बच्चे को अडॉप्शन किया जाता है, ठीक है। आपने किसी बहन का बच्चा अडॉप्ट कर लिया, किसी रिश्तेदार का बच्चा अडॉप्ट कर लिया, वहां पे भी जो है दत्तक होम सेरेमनी की जाती है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं यहाँ पे। अडॉप्शन इंडिया में इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत बार ना चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बहुत ज्यादा होता है अडॉप्शन के चक्कर में। तो कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल में से बच्चे चोरी हो जाते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ ही जो है वो, अगर कोई पेरेंट्स हैं क्या वो क्या करते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में जाने की बजाय वो हॉस्पिटल स्टाफ के साथ ही कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है उनको दे देते हैं, कोई ट्विन पैदा हुआ वो दे दिया। अरे बहुत गड़बड़ होता है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, एक्चुअली ऐसा बहुत कुछ होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है अडॉप्शन के नाम पे। 10-10 लाख 15-15 लाख के बच्चे बिकते हैं मार्केट में, इतनी इतनी ज्यादा हालत खराब है। तो क्या है कि व्हाट इज द अडॉप्शन प्रोसीजर इन इंडिया, तो ये थोड़ा मैंने वैसे तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। बात यह है कि जो हिंदू अडॉप्शन जो एक्ट है वो पेरेंट सेंट्रिक है, ठीक है। पेरेंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है कि जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते हैं, जिनके पास पुत्र नहीं है, बेसिकली पुत्र, ठीक है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि हिंदूज में ऐसा माना जाता है कि जो पुत्र होंगे वो ही फैमिली का नाम आगे बढ़ाएंगे, है ना। लेटर स्टेज में जो है फिर वो मुखाग्नि देते हैं तो मोक्ष मिलता है, तो वो ऐसा कुछ कुछ करके है। तो पहले तो ये पेरेंट सेंट्रिक है, ठीक है। बाद में जो है इसमें जब लड़कियों को अडॉप्ट किया जाता है इसी HAMA के थ्रू, तो उसमें उसके मेन पर्पस होता है कन्यादान, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो है कन्यादान भी एक महान दान माना गया है। तो इसलिए कुछ लोग जिनकी लड़कियां नहीं होती हैं घर में, फैमिली में गर्ल्स नहीं होती हैं, तो वो लोग गर्ल्स भी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो HAMA का है वो बच्चा नहीं है, वो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का टेक केयर करना है। लेकिन जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये एक्चुअली चिल्ड्रन बेस्ड है। तो जो कन्फ्लिक्ट रिलेटेड बच्चे होते हैं, जैसे किसी के फैमिली में कन्फ्लिक्ट होता है, किसी बच्चे को अबैंडन कर दिया जाता है, कहीं पे लड़ाई झगड़े होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, या फिर जो वॉर वगैरह हो जाता है, वहां से जो बच्चे आते हैं बेचारे, है ना, अनाथ होके, वो जो कन्फ्लिक्ट वाले बच्चे होते हैं उनकी टेक केयर की जाती है अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो दोनों का यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, ठीक है। आउटकम सिर्फ एक ही है, अडॉप्शन। जिनका यह कहना है कि भाई इन सारे चक्करों में जो साइकोलॉजिकल और जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ पे बने हुए हैं अडॉप्शन को लेकर, तो लेट्स होप के फ्यूचर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे होगा। तो ये कुछ कुछ मिला के इन्होंने यहाँ पे बात कही है। आज का जो एडिटोरियल है वो है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में। मतलब ऐसे इसमें कोई खास ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको पहले से ना पता हो, लेकिन आपको पहले से पता है, थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा कम से कम आपका। देखिए अभी क्या है ना, शेख हसीना जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अपोजिशन के लीडर से भी मिली, राहुल गांधी जी से भी मिली, मोदी जी से भी मिली, सबसे उन्होंने मुलाकात किया और सारी सारी बातें उन्होंने यहाँ पे जो कही हैं, ठीक है। काफी डीप रिलेशन है। आपको पता है कि शेख हसीना जी जब जब प्रधानमंत्री रहती हैं तो उनके रिलेशन इंडिया के साथ काफी अच्छे ऑफ कोर्स होते हैं। स्पेशल बॉन्डिंग है हमारे बीच में, क्योंकि बांग्लादेश की जो लिबरेशन है 1971 में, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे डेफिनेटली रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शेख हसीना जी का जो पर्सनल रिलेशन भी है इंडिया के साथ। 1971 में जब पाकिस्तान की आर्मी ने आतंक मचा रखा था बांग्लादेश के अंदर, जब उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो शेख हसीना जी के ब्रदर, इनके फादर, इनके बहुत लोगों को वहां पे मार दिया गया उनके द्वारा। उस समय शेख हसीना जी जो है अपने कुछ भाई बहनों के साथ जो है वो इंडिया में ही थी जब उनके फैमिली का असैसिनेशन किया गया था। इंडिया ने उनको प्रोटेक्ट किया डेफिनेटली, उनकी जो फिर पढ़ाई लिखाई भी इंडिया में ही हुई काफी हद तक। तो एक पर्सनल बॉन्डिंग भी डेफिनेटली उनके साथ है हमारी। तो इसीलिए जब भी वो वहां पे पावर में रहती हैं, इवन 2009 के बाद वो पावर में ही है, वहां पे 12-13 साल हो गए हैं पावर में, तो काफी अच्छा रिलेशन है हमारे बीच में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई सब कुछ माहौल बढ़िया है, थोड़े बहुत चैलेंजेस भी हमारे यहाँ पे हैं। चैलेंज की अगर बात करें तो कुछ कुछ चैलेंजेस आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या है। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो इस समय नजर आ रहा है वो है रोहिंग्या मुस्लिम्स वाला, है ना, कि जो रोहिंग्याज जो म्यांमार से डिस्प्लेस उनको कर दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, तो उनमें से बहुत सारे रोहिंग्या जो है वो बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं।
उसमें से कुछ रोहिंग्या जो है इंडिया में भी रह रहे हैं। तो बांग्लादेश का ये कहना है कि भाई उसकी वजह से बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, इवन बांग्लादेश के अंदर जो सोशल हार्मनी है उसके अंदर भी दिक्कत हो रही है। तो जो लोकल लोग हैं बांग्लादेश में वो रोहिंग्या उसको काफी पसंद नहीं करते हैं, तो वहां पे कहीं कम्युनल राइट्स भी देखने को मिले हैं। तो उनका कहना है कि बांग्लादेश का कि इंडिया को भी कुछ रोहिंग्यास को अकोमोडेट करना चाहिए। मतलब इंडिया काफी कर रहा है लेकिन और ज्यादा करना चाहिए। तो पहला तो कंसर्न ये है हमारे बीच में। दूसरा जो बड़ा कंसर्न है वो है तीस्ता वाटर को लेके, है ना। 2011 के बाद से अब तक तीस्ता को लेके कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है लगातार यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करती है, वो चीजें हो गई। एक दिक्कत यहाँ पे तीसरा हमारे बीच में इशू है चाइना वाला। चाइना भी काफी बड़ी पैमाने पे बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो उसकी वजह से जो ढाका और बीजिंग के बीच में जो खिचड़ी पक रही है, इंडिया को थोड़ी उससे दिक्कत है। एक तो यहाँ पे ये बात है। दूसरी बात यह है कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर जो अटैक वगैरह होते हैं, इंडिया लगातार उसको लेके कंसर्न अपने इश्यूज जो है वो बताता है। हालांकि बांग्लादेश भी ये कहता है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, वो भी जो है देखा जाना चाहिए। तो हालांकि दोनों कंट्री सेकुलर कंट्री हैं, लेकिन माइनॉरिटीज के ऊपर दोनों कंट्रीज में ही जो है दिक्कत होती है। तो यहाँ को लेके भी थोड़े से दिक्कत इंडिया में है। फिर बाद में अगर आप अगर और इशू को थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो एनआरसी वाला जो इशू हो गया है ना असम के अंदर, वो भी काफी बड़ा इशू यहाँ पे है। खैर ये चीजें तो है ही डेफिनेटली। और 2019 में उन्होंने पिछली बार विजिट किया था, अभी 2022 में उन्होंने विजिट किया। पिछले साल हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने, दोनों लोगों ने ही पाकिस्तान में बांग्लादेश में विजिट किया था। और पिछला साल काफी इंपॉर्टेंट था बांग्लादेश की हिस्ट्री में, क्योंकि एक तो हमारे जो है हमारे और बांग्लादेश के 50 साल पूरे हुए थे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के 1971 के बाद से। और जो जो शेख हसीना जी हैं, इनके जो फादर साहब थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, जैसे इंडिया में गांधी जी को कहा जाता है, तो उनका भी जो है बर्थ एनिवर्सरी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट साल था पिछला साल उनके लिए। ठीक है। तो घुमा फिरा के बात ये आती है कि भाई आउटकम क्या हुआ है। रिश्ते तो हमारे बीच में अच्छे हैं, प्रॉब्लम भी हमारे बीच में है, ठीक है, लेकिन आउटकम कुछ हुआ है क्या, कुछ आउटपुट आया है क्या? यस, यहाँ पे आउटपुट आया है। देखो क्या है, पहली बात तो कि हमारे बीच में जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन काफी बड़ा है। तो बांग्लादेश, हम कई बार क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट से जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वगैरह होती हैं, वहां के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, तो वो लोग क्या करते थे, बांग्लादेश में भाग जाते थे, वहां पे छिप जाते थे। तो पहली बात तो ये हुआ कि जो ये प्रेजेंट सरकार है बांग्लादेश के अंदर, वो उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, उनको वहां पे किसी तरह का कोई भी शेल्टर वेल्टर नहीं दिया जाता। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये जो की जाती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई दोनों साइड जो है आपस में काफी कमिटेड हैं रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जो सप्लाई चेन वगैरह की दिक्कत आई है कोविड-19 की वजह से, है ना, उसको भी थोड़ा दूर करने के लिए डेवलपमेंट एक्टिविटी भी हमारे बीच में जो है काफी होती है। ठीक है, उसमें भी काफी ज्यादा यहाँ पे चीजें की गई। तो वो कुछ कुछ चीजें हैं। और हमारा धीरे धीरे जो है ट्रेड रिलेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। $18 बिलियन का रिलेशन जो है, मतलब ट्रेड रिलेशन, ट्रेड आप बोलोगे अगर, पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पे किया है। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो है पार्टनरशिप भी हम लोग करने वाले हैं उनके साथ। बाकी रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, वो भी बांग्लादेश के साथ जो है हमारा किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली यहाँ पे हैं। उसके अलावा इंडिया काफी ज्यादा सपोर्ट करता है बांग्लादेश को कि उन्होंने रोहिंग्याज को जो है शेल्टर प्रोवाइड करवाया। वो सारी सारी चीजें हुई। तीस्ता क्वेश्चन को लेके भी कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेट्स होप क्या होता है। तीस्ता को लेके तो खैर इतना ज्यादा अभी नहीं हुआ है, प्रेजेंटली फ्यूचर में जो होगा देखी जाएगी। लेकिन कुशियारा रिवर, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, पिछले हफ्ते 2 बार बात हम लोगों ने किया। कुशियारा रिवर की वाटर शेयरिंग के लिए कुछ हमारे यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है, तो इंडिया शेयर करने वाला है इसका वाटर बांग्लादेश के साथ। तो कुछ ना कुछ चीजें तो डेफिनेटली यहाँ पे हुई हैं। और जब नई सरकार आई थी इंडिया में 2014 में, तो जो एनक्लेव वाला इशू है वो यहाँ पे सोल्व किया गया, which was a very big development at that point of time। तो ये कुछ कुछ चीजें डेफिनेटली यहाँ पे हुई हैं। अभी ग्राउंड की रियलिटी क्या है? ग्राउंड की रियलिटी तो यही है भाई, जो कोविड-19 की वजह से और जो यूक्रेन वॉर हुआ, बांग्लादेश के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा है। तो श्रीलंका की जो हालत हुई है इस समय, बांग्लादेश की भी हालत वही नजर आ रही है। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो गया है, फॉरेन करेंसी रिजर्व उनका खत्म होता चला जा रहा है, तो सड़कों पे लोग आ गए हैं। उसके अलावा बांग्लादेश में जो एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिस्ट जो फोर्सेस है, रेडिकलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है ना। माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर जो है लोग आते हैं, परेशान करते हैं, वो सारी दिक्कतें लोड एंड ऑर्डर की। तो कुछ समस्याएं हैं, हमेशा ये होता है हमारे आसपास भी, है ना। कुछ घरों में समस्याएं होती हैं, कुछ घर थोड़ा सा बेटर होते हैं। आपस में जो है उठ के बैठ के बातचीत करके जो है रिलेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन बात यही है कि बांग्लादेश और इंडिया
सिर्फ पड़ोसी ही नहीं है, बल्कि हमारे कल्चर रिलेशनशिप, हमारी हिस्ट्री भी काफ़ी कॉमन रही है। तो बांग्लादेश के अंदर शांति होगी तो डेफिनेटली इंडिया का जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, इवन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, है ना, शांति बनी रहेगी। तो इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे बढ़ के जो है यहाँ पे कुछ करे, है कि नहीं। और यहाँ से जो है प्रीलिम्स में ऑलरेडी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओगे। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कल इसका हम लोग आंसर करने वाले हैं। उसके अलावा एक मेंस भी के लिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ बांग्लादेश सेंट्रल रोल इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, देर आर स्टिल मेजर इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। एग्जामिन करना है 150 वर्ड में, ठीक है। इसको आसानी से आप लिख सकते हो। उसके अलावा वैसे तो कुछ खास दमदार चीज़ यहाँ पे है नहीं, ये एडिशनल आर्टिकल्स आपके लिए डाल दिए हैं। जो अभी प्रिंस चार्ल्स हैं, जो उनके बेटे थे एलिजाबेथ के, उनको जो है किंग बना दिया गया है। और वो सिर्फ ब्रिटेन के ही किंग नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी जो है वो किंग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी उनको सेरेमनी की जाती है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आज के लिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, ठीक है। कमेंट सेक्शन में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस टाइम भी आप एनालिसिस देखते हो तो कम से कम एक ग्रीटिंग बनता है। ऑफ कोर्स मुझे भी पता चलता रहता है कि कौन से स्टूडेंट जो हैं एक्सपेरेंट हमारे लगातार एनालिसिस देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।